अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम प्रोफेसर वकार मखदूम, आप लोगों के लिए एक और लेक्चर, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये जो ऑनलाइन सेशन है इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, आप घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके। इसलिए एक और लेक्चर आप लोगों के सामने एक ईजी लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि ये आपके डेटाबेस है, ये ईजी टॉपिक्स हैं, वही बातें बार बार रिपीट होने वाली हैं। इस चैप्टर का जो हमने स्टार्ट लिया था, थोड़ी सी बातें वही होंगी, थोड़ी सी नई आ जाएंगी, ठीक है। तो उसी को स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो बात करनी है वो है डेटाबेस डिज़ाइन। अब डेटाबेस डिज़ाइन क्या चीज़ होती है, ये इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने मैप करना है, किस चीज़ को मैप करना है, जो आप सोच रहे हैं उसको एक्चुअली बना के दे देना है। तो यहाँ पे कहा जाता है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, इसमें हम मैप करेंगे कंसेप्चुअल मॉडल को किसके साथ, इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल के साथ। यानी कंसेप्चुअल का मतलब है जो आप सोच रहे हैं, जो आप बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, डेटाबेस डिज़ाइन। लेकिन जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बातें कुछ ख्याल रखने वाली होती हैं। वो ख्याल ये रखने वाली होती हैं कि आपका डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, आप लोगों के जो डेटाबेस का डिज़ाइन है इस काबिल होना चाहिए कि उस इदारे के सारे लोग उसे एक्सेप्ट करें, उनके लिए उनके कामों को फुलफ़िल करके दे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट जो है वो आप लोगों के पास है फुलफ़िल करे। ऐसा ना हो कि कुछ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे, कुछ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल ना करे। तो कहा जाता है कि परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस जो है वो क्या है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, किसके लिए, सब यूज़र्स के लिए जो इस इदारे से तल्लुक़ रखने वाले हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास जो डेटाबेस यूज़र है उनके उसको क्या होना चाहिए, कंप्लीट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप लोगों के पास वो सिस्टम आप उसे डिज़ाइन करके दे रहे हैं, ताकि वो जल्दी से आसानी से उनमें से चीज़ें क्या कर सके, निकाल सके। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कहा जाता है कि डेटाबेस यूज़र जो है उसके पास क्या होनी चाहिए, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो उसको रिक्वायर्ड है, ताकि वो जल्दी से इन्फॉर्मेशन को उसमें से निकाल सके, उसको असेस कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब भी डेटाबेस डिज़ाइनिंग की जाएगी तो हमेशा जो भी काम किया जाता है उसको डिफरेंट स्टेप्स में ही फॉलो करवाया जाता है। स्टेप्स के बगैर आप डायरेक्टली कभी भी उसे फॉलो नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है जो आप लोगों ने स्टेप्स, आज असल में ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है तो इसलिए 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि फेजेस जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्लानिंग की बात की जाएगी, आपके पास एनालिसिस की बात की जाएगी, डेटाबेस डिज़ाइन की बात की जाएगी, ठीक है, जिसे हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में और फिजिकल में जो है ना वो डिवाइड करेंगे। एक आप लोगों के सामने डायग्राम भी आप लोगों को दिखाई दे रही है जो कि इसी को ही टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि कौन से हिस्से को क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद उसको हम क्या कह रहे हैं, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल का नाम दे रहे हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन मॉडल इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के पास आ जाएगी जो टेक्नोलॉजिकल मॉडल है। फिर आप लोगों के पास डेटाबेस रिपोजिटरीज आ जाती हैं। तो ये आप लोगों के पास पूरे के पूरे फेजेस शामिल है, लेकिन इन सब फेजेस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इनको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। कुछ को आज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ को नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया जाएगा। अब पहली चीज़ आ जाती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या चीज़ है, ज़रा गौर से देखिएगा कि आप लोगों ने जब भी प्लानिंग शुरू कब होती है, जब आपसे कोई डिमांड करता है कि भाई हमें एक नया सिस्टम बना के दे दें, तो क्या शुरू हो जाती है, प्लानिंग शुरू हो जाती है। जब कस्टमर रिक्वायर कर रहा है कि हमें एक नया सिस्टम जो है वो क्या करना है, डेवलप करके आप लोगों ने देना है, तो हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगी, प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी प्लानिंग स्टार्ट होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ तो हाईलाइट होंगी ना, वही परफॉर्म होंगी, उन्हीं एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा, परफॉर्म करवाया जाएगा। आपका सिस्टम जो है ना, वो जो बनाने वाले हैं वो कुछ चीज़ें को देखेंगे जिसमें वो क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वो रिसोर्सेज जो हमें इसको बनाने के लिए चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास इसको कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा होती हैं, प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। और अगर आपको याद हो तो प्लानिंग हम लोगों ने पहले भी की थी, जिसमें कोई भी सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए प्लान करना उसे ज़रूरी है, ताकि विद इन टाइम लिमिट, विद इन रिसोर्सेज वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। अगर प्लान नहीं किया जाएगा तो कभी भी वो रिसोर्सेज के अंदर और टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों के पास कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जब प्लानिंग कर ली जाती है तो प्लानिंग करने के बाद हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज को हम पहले भी देख चुके हैं कि करंट सिस्टम को डिटेल में जो है वो स्टडी किया जाता है कि वो कैसे काम कर रहा है, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है ना वो आप लोगों के पास परफॉर्म हो रही है, कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और नया सिस्टम कैसे आपके पास एक्टिविटीज़ को जो है ना परफॉर्म करवाएगा, और उसके बाद वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पुराने सिस्टम में, नया सिस्टम उन्हें कैसे रिजॉल्व कर रहा है। ये सारी चीज़ें किसमें हम देखते हैं, एनालिसिस के अंदर। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। वही बात कि करंट सिस्टम को डिटेल में स्टडी करना, उसकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना और ये डिफाइन करना कि नया सिस्टम कैसे उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, ये आप लोग किसके अंदर देखते हैं, आप लोगों के पास एनालिसिस के अंदर। लेकिन एनालिसिस में आने के बाद हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों के पास डेटाबेस डिज़ाइन, जो आप लोगों के पास 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से एक हिस्सा तो आज डिस्कस हो जाएगा, लेकिन दूसरा हिस्सा हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर आप लोगों के पास क्या आ जाता है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आ जाता है। अब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमें क्या चीज़ें डिफाइन करेगा, क्या चीज़ें बताएगा। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमें बताता है कि डेटा आपका किस किस्म का है,
एंट्रीज कौन कौन सी हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। आपने अगर टेबल बनाए हुए हैं तो टेबल की हेडिंग्स क्या क्या हैं, उसके अंदर डुप्लीकेशन है या नहीं है, रिडंडेंसी है या नहीं है। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को। तो यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब करेगा जो डेटा स्टोर है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, यानी कि आपके डेटाबेस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। ठीक है, ये आप लोगों के पास किस में देखनी है, हम लोगों ने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, यानी कि आपके डेटाबेस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, डेटा के बारे में, जो आपके डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई डेटाबेस बनाया जाता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को उसके अंदर स्टोर करना है, कब स्टोर करना है, किस तरह से स्टोर करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी टाइप क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल के अंदर देख लेते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने ये सिस्टम से ये चीज़ें करवानी है। ठीक है, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल काम है सारा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में यह डायग्राम देखी तो वो भी यह डायग्राम भी आप लोगों के पास इसी के अंदर आती है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने कंप्लीट डिस्क्राइब क्या करेगा, कंप्लीट डेफिनेशन किसके बारे में, जो डेटा स्टोर होगा आपके पास किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर सारे रूल्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी आपके डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके डेटाबेस की टाइप के बारे में। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हम देखते हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। और उसमें देखिए हम कौन सी चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं, एंट्रीज कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हाईलाइट किस में की जाती हैं, आप लोगों के पास लॉजिकल डेटा मॉडल के अंदर। ठीक है, अब लॉजिकल डेटा मॉडल को ही डिटेल में देख लेते हैं, फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि लॉजिकल डेटा मॉडल की जब बात की जाती है तो सबसे पहली चीज़ जो है रिप्रेजेंट एंटिटीज़। रिप्रेजेंट एंटिटीज़ में वही बात आ गई, आप लोगों के रियल वर्ल्ड सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करें, उसमें से एंट्रीज़ को हाईलाइट करें। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है ना वो कार मैन्युफैक्चर की एंट्रीज़ कुछ देखी थी, जिसमें कार की देखी थी, आप लोगों के पास मैन्युफैक्चर की देखी थी, डीलर आप लोगों के पास देखी थी, आप लोगों के पास, ताकि हम लोगों ने उन चीज़ को में से एंट्रीज़ को निकाल के रिप्रेजेंट किया था। तो वो जो एंट्रीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट एंट्री, यानी कि एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जाएगा कि कौन कौन सी एंट्रीज़ उस सिचुएशन का हिस्सा हो सकती हैं। और हर एक एंट्री की ऑब्वियस सी बात है, हर एक एंट्रीज़ क्या होते हैं, कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने जो है ना वो कस्टमर की एंट्रीज़ के एट्रीब्यूट, कस्टमर जो है उसके एट्रीब्यूट लिखे थे, आपके पास पे रिएक्शन के एट्रीब्यूट्स लिखे थे। सेम ऐसे यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉय जो है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, तो ये क्या है, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है, तस्वीर में भी आप लोगों को डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा जो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है कि एंट्रीज़ को हमेशा किससे ज़ाहिर किया जाता है, रेक्टेंगल सिंगल से और सिंबल से, और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ओवल शेप से जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, आप लोगों के पास रिप्रेजेंट एंट्रीज़ के सिचुएशन में जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो, उनको हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर दे, चाहे वो एंट्रीज सामने हो चाहे वो हिडन हो, उनको फाइंड करके क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो वो आप लोगों के पास किस में आ जाता है, रिप्रेजेंट एंट्रीज़ के अंदर। और कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप लोगों को एक और चीज़ भी पता है कि जो भी एंटिटी होती है, अगर उसे आप उसके एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को एक टेबल की शक्ल देते हैं तो वो जो एंटिटी होती है वो टेबल का नाम हो जाता है, और जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टेबल की क्या हो जाती हैं, हेडिंग हो जाती हैं। जैसे आप लोगों के सामने एक डायग्राम में ये चीज़ आपको मज़ीद, या आपकी बुक में भी डायग्राम जो है ना वो चीज़ क्लियर कर रही है कि एंट्री जो है वो टेबल का नाम होगा, और उसके बाद जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो टेबल की क्या हो जाएंगे, हेडिंग हो जाएगी। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बात डिस्कस की, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में बात डिस्कस की कि हमने जब टेबल बनाए थे तो उनके दरमियान में हमने रिलेशनशिप जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि जब भी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया जाता है तो टेबल में एक की एट्रीब्यूट होता है, और की एट्रीब्यूट के बगैर हम रिलेशनशिप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो वो आप लोगों के पास क्या है, वो सिंगल की एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर भी बेस कर सकता है, उसे हम प्राइमरी की का नाम देते हैं। उसके बाद 2 एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी बेस करेगा, उसे हम कंपोजिट की का नाम देंगे। और आप लोगों के पास जब ये 2 टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनता है तो एक पेरेंट टेबल होता है, एक चाइल्ड टेबल बनता है। जो पेरेंट टेबल है उसमें प्राइमरी की होती है, लेकिन जब रिलेशनशिप बन जाता है तो जो चाइल्ड टेबल की प्राइमरी की होती है वो क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ को क्या होना होता है, मैच होना होता है। ठीक है, मैच होने के बाद ही रिलेशनशिप बनता है, अदरवाइज रिलेशनशिप डिफाइन नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि जब भी रिलेशनशिप की बात की जाएगी तो आप लोगों के पास जब रिलेशनशिप बनाया जाएगा तो वो प्राइमरी की बेस पे बनाया जाता है। उसमें से एक एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। अगर वो 2 एट्रीब्यूट के ऊपर बेस कर रहा है तो वो कंपोजिट की है। ठीक है,
और कई दफ़ा जब रिलेशन बन जाता है तो याद रखिएगा वो 2 टेबल्स के दरमियान में भी हो सकता है, वो 3 टेबल्स के दरमियान में भी हो सकता है, ठीक है। और जब वो 3 टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है तो एक टेबल के अंदर आप लोगों के पास हो सकता है कि वो फॉरेन की हो, दूसरे में वो प्राइमरी की हो, तीसरे में आप लोगों के पास फिर से वो फॉरेन की हो। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट तरह की रिलेशनशिप जो है ना वो क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है। और ER डायग्राम के अंदर भी आप लोगों ने क्या किया था, रिलेशनशिप जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया था, जिसमें 2 एंटिटीज़ के दरमियान में हम लॉजिकल कनेक्शन बना दिया था, और लॉजिकल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दरमियान में वर्ब को एक डायमंड सिंबल में लिख दिया था। तो वो भी आप लोगों के पास किस में आएगा, रिप्रेजेंट कर दो किस चीज़ को, रिलेशनशिप को। यानी कि उन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है, जो रिलेशनशिप है, वो हम किसके अंदर देखते हैं, रिप्रेजेंट रिलेशन। यानी कि यहाँ पे एंटिटीज रिप्रेजेंट होगी और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगी, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद आ जाता है मर्ज रिलेशनशिप्स। मर्ज रिलेशनशिप से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टेबल्स हैं, एक टेबल एम्प्लॉय 1 के नाम से है, एक टेबल एम्प्लॉय 2 के नाम से है। एम्प्लॉय 1 वाले टेबल में एम्प्लॉय ID है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। एम्प्लॉय 2 वाले में एम्प्लॉय ID है, नेम है, आप लोगों के पास एड्रेस है, डेजिग्नेशन है और डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए दोनों में एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एक टेबल का नाम एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है, लेकिन दोनों में जो है ना डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय ID है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय ID, यहाँ पे भी नेम, यहाँ पे भी नेम, यहाँ पे भी एड्रेस, यहाँ पे भी एड्रेस। और जब डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही होती हैं, आप लोगों के पास सेम वैल्यू मल्टीपल जगह पे डुप्लीकेट हो रही होती है, उसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो ये आपके पास जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो है ना वो सेम आ रहे हैं, जिसकी वजह से रिडंडेंसी है, डुप्लीकेशन है, तो उसको ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि आप उन रिलेशंस को मर्ज कर दें। मर्ज किस तरह से करें कि वो जो एट्रीब्यूट, जैसे वो सेट्स होते हैं ना मैथ के अंदर के, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, जो आप लोगों के पास रिपीट हो रही होती हैं, वो एक ही दफ़ा लिखी जाती हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो भी एक दफ़ा लिख ली जाती हैं। तो एक नया टेबल बनाएं एम्प्लॉय के नाम से, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स कॉमन आ रहे हैं, वो जो आप डुप्लीकेट हो रहे हैं, उनको एक दफ़ा लिख लें, और जो ऑलरेडी आ ही एक दफ़ा रहे हैं उनको एज इट इज़ लिख लें। तो इससे क्या होगा, वो जो डुप्लीकेशन है यानी कि रिडंडेंसी क्या होगी, हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे, मर्ज रिलेशनशिप। और मर्ज रिलेशनशिप जो है ना, जब रिलेशनशिप मर्ज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यू इंटीग्रेशन का जो है वो आप लोगों के पास नाम दिया जाता है। जब रिलेशनशिप को मर्ज किया जाएगा तो उसमें से क्या खत्म हो जाएगी, डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, उसे हम रिडंडेंसी का नाम देते हैं। जब रिडंडेंट रिलेशंस नहीं रहेंगे तो वो किस में चला जाएगा, व्यू इंटीग्रेशन में आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ थी जिसका नाम था मर्ज रिलेशनशिप। मर्ज रिलेशनशिप के बाद आ जाता है नॉर्मलाइज रिलेशनशिप। ये चैप्टर नंबर 4 है पूरा, जो हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास क्या होता है कि जब टेबल्स आ रहे होते हैं ना आप लोगों के सामने, टेबल्स के अंदर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, टेबल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। आपने इंसर्ट करना था, आप इंसर्ट नहीं कर पाए। क्यों इंसर्ट नहीं कर पाए? क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। आपने अपडेट करना था, आप एक जगह पे अपडेट नहीं कर पाए बल्कि मल्टीपल जगह पे अपडेट कर पाए। आपने एक जगह से डिलीट करना था लेकिन मल्टीपल जगह से डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हम रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस रिलेशंस को हम नॉर्मलाइज करते हैं। और उसका मेन मकसद वही होता है कि जो अननेसेसरी रिडंडेंसी है, जो अनॉमलीज आपके पास आ रही हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन के दौरान में, उनको हम रिमूव करते हैं बाय नॉर्मलाइजेशन, या टेबल्स को रिफाइन करते हुए, टेबल में से उन वैल्यूज़ को रिमूव करके। अब इन सब कामों को जो है ना वो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें किस में रिप्रेजेंट की जाती हैं, आप लोगों के पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों का आजकल चैप्टर जो है, इसका आज का जो हमारे पास है टॉपिक वो यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो है ना वो हम लोग फिजिकल की बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे और डेटाबेस रिपोजिटरी की बात करेंगे, और उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको में से जो आप लोगों के सामने शॉर्ट के रिस्पेक्टिव से क्वेश्चन आए हैं वो शॉर्ट के रिस्पेक्टिव से तैयार करने हैं, जो लॉन्ग की वर्डिंग आई है वो लॉन्ग के रिस्पेक्टिव से ही तैयार करनी है। चीज़ों को ध्यान से समझे, अंडरस्टैंड करना है। ये प्रीवियस की ही तरह का था, बस थोड़ा सा छोटी छोटी डेफिनेशन थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, मैप किया है कंसेप्चुअल मॉडल को इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल की तरफ। लेकिन अभी तक हम कंसेप्चुअल पे ही हैं, और इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, और क्वेश्चन हो तो हमसे डिस्कस करेंगे।